भारत में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का जिक्र हम अपने पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोक प्रशासन में कितने प्रकार के राज्यों की अवधारणाएं प्रचलित है। जब हम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, तो हम इस विषय पे बात बाद में करते हैं कि भारत में किस प्रकार का राज्य है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राज्य की कौन कौन सी अवधारणाएं प्रचलित है और उन अवधारणाओं को हम विस्तार से समझते हैं। हम जब राज्यों की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के राज्य हैं जिनको हमें समझना है। हस्तक्षेपवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य। सबसे पहले हम हस्तक्षेपवादी राज्य को समझते हैं। हस्तक्षेपवादी राज्य सबसे पहले 1681 में इस अवधारणा का प्रयोग फ्रांस में हुआ। फ्रांस के एक व्यापारी थे एम ली ग्रेंडे। एम ली ग्रेंडे ने 1681 में फ्रेंच शब्द लेसेस फेयर का प्रयोग किया। लेसेस फेयर शब्द का अर्थ होता है अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मतलब कि व्यक्ति के जीवन में किसी का हस्तक्षेप ना हो। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को जाने दो, या व्यक्ति जो कर रहा है उसको करने दो। इस लेसेस फेयर शब्द से हस्तक्षेपवादी राज्य की फ्रांस में उत्पत्ति हुई, फ्रांस में इसका जन्म हुआ। और हस्तक्षेपवादी राज्य का तात्पर्य हुआ ऐसा सरकारी तंत्र जो आर्थिक मामलों में स्वायत्ता प्रदान करता है तथा यह मानता है कि सरकार को नागरिकों के आर्थिक मामलों में जितना कम हो सके उतना हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यह अवधारणा दूसरों के मामलों में या कार्यों में हस्तक्षेप न करने और कार्यकरण की पूरी स्वतंत्रता देने की वकालत करती है। बहुत आसान शब्दों में हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है, ना तो राज्य उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करे और ना ही राज्य उसे कार्य करने से रोके। जब राज्य इस विचार को अपना लेता है, इस विचार के साथ राज्य का अस्तित्व होता है, तो उसे हम अहस्तक्षेपवादी राज्य कहते हैं। शब्द से अर्थ निकल रहा है अहस्तक्षेप। हस्तक्षेप मत कीजिए, छोड़ दीजिए, जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। हस्तक्षेपवाद का अर्थ समझकर हमें इसकी एक परिभाषा समझनी चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने, जो एक मानी हुई डिक्शनरी है, उसने हस्तक्षेपवादी राज्य से पहले हस्तक्षेपवाद की परिभाषा देते हुए कहा कि व्यक्ति एवं समाज के आर्थिक मामलों में सरकार की न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अहस्तक्षेपवाद है। अर्थात व्यक्ति एवं समाज किस प्रकार आर्थिक मामलों का संचालन कर रहा है, किस प्रकार कमा रहा है, कहाँ व्यय कर रहा है, इस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कहना था। हस्तक्षेप की अनुपस्थिति अहस्तक्षेपवादी राज्य है। राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मानव जीवन में, सामाजिक गतिविधियों में न करे, ये हस्तक्षेपवादी राज्य का मूल अर्थ है। हमें आगे समझना है कि अहस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताएं क्या है या अहस्तक्षेपवादी राज्य के लक्षण क्या हैं। जब हम अहस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताएं समझ लेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा क्या है। हस्तक्षेपवादी राज्य की पहली मान्यता है कि व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च है। एक व्यक्ति के अपने जो व्यक्तिगत अधिकार है
वो सर्वोच्च है। एक व्यक्ति अपना भला बुरा खुद समझता है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके लिए सर्वोच्च है। एक व्यक्ति के विचार, कार्य करने का तरीका, ये व्यक्ति स्वयं निर्धारित कर सकता है, क्योंकि वो जानता है, वो स्वयं जानता है कि उसको कितनी स्वतंत्रता चाहिए। वो स्वयं जानता है कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए या उसके जीवन के लिए किस प्रकार के विचारों की आवश्यकता है। तो व्यक्तिगत जो अधिकार है उसमें राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य का हस्तक्षेप नहीं है तो फिर ये अहस्तक्षेपवादी राज्य है। और एक बात, हस्तक्षेपवादी राज्य की दूसरी मान्यता है कि व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छा से ही कार्य करने को प्रेरित होता है, अर्थात व्यक्ति को कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति की खुद की इच्छा होगी, जब व्यक्ति स्वयं चाहेगा कार्य करना, तभी वह कार्य करेगा। जैसे अगर व्यक्ति भूख से तड़फ रहा है, अगर वो भूखमरी का शिकार है, तो वह भूखमरी उसको प्रेरित करेगी कि उसको अर्न करना है, उसको रोटी कमानी है। लेकिन अगर भूखमरी नहीं है और जबरदस्ती उसको रोटी कमाने के कार्य पर लगा दिया जाए, तो वह उस कार्य को करने में अपनी इच्छा शामिल नहीं करेगा। और जब तीव्र इच्छा के बिना कार्य होगा तो कार्य का परिणाम उन्नत किस्म का नहीं होगा। तो हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यता है कि व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छा से कार्य करने को प्रेरित होता है, अतः राज्य को व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगली मान्यता है कि व्यक्ति अपना हित सरकार से बेहतर समझता है। व्यक्ति जानता है कि उसके अपने लक्ष्य क्या हैं। व्यक्ति के लिए सरकार लक्ष्य अगर निर्धारित करती है तो बेहतर नहीं होंगे। व्यक्ति स्वयं अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा तो वो बेहतर ढंग से करेगा। वह जानता है कि वह क्या चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति का हित इस बात में निहित है कि उसकी चाहत पूरी हो, उसके सपने पूरे हों। एक व्यक्ति के सपने क्या हैं, उसकी चाहत क्या है, उसके लक्ष्य क्या हैं, ये व्यक्ति स्वयं समझता है, बहुत बेहतर ढंग से समझता है। अतः व्यक्ति के हितों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार ये ना बताए कि तुम्हारा हित ये है, बल्कि व्यक्ति बताए कि मेरा हित ये है। और व्यक्ति जब अपना हित निर्धारित कर ले तो व्यक्ति स्वयं उन हितों को पूरा करने के लिए प्रयास करे। वो सामान्य सी बात है, एक मनोवैज्ञानिक बात है कि जब व्यक्ति अपना हित खुद निर्धारित करता है और अपने हित के लिए खुद कार्य करता है तो उसके परिणाम बेहतर होते हैं। लेकिन सरकार उसे कार्य करने के लिए अगर बाध्य करती है तो उसमें उसकी अनिच्छा होती है, वो काम नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में उसके परिणाम बेहतर नहीं होते हैं। बाध्यकारी कार्य के परिणाम बेहतर नहीं हो सकते। अतः हस्तक्षेपवादी राज्य मानकर चलता है कि व्यक्ति को तय करने दो कि उसका हित क्या है और उसके लक्ष्य क्या है। हस्तक्षेपवादी राज्य की अगली मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अलग कार्य करे। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। सामाजिक संगठन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करे। अगर हम एक व्यक्ति की प्रकृति के प्रतिकूल जाकर उसे कार्य करने के लिए विवश करेंगे तो संतुलन स्थापित नहीं होगा। सरकार जो कार्य करती है, सरकार संयुक्त रूप से कार्य करती है। सरकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति का ध्यान नहीं रखती। सरकार समाज के हित का ध्यान रखती है, राज्य के हित का ध्यान रखती है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सरकार राज्य के हित में जो निर्णय ले वह व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप हो। व्यक्ति की प्रकृति अन्य व्यक्तियों या समाज की प्रकृति से पृथक हो सकती है। हम अपनी सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं, चाहे वह विवाह संस्था हो,
चाहे वो उत्तराधिकार हो, चाहे वो त्योहार हो, रीति रिवाज हो, प्रथाएं हो, जो आगे जाकर कानूनों को भी प्रभावित करते हैं। ये प्रत्येक क्षेत्र की अलग है, क्षेत्र में भी व्यक्ति की अलग है। तो हस्तक्षेपवादी राज्य ये मानकर चलता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति को राज्य से बेहतर समझता है, तो फिर राज्य उसको अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने दे, उसके इस अलगाव को, उसकी इस भिन्नता को स्वीकार करे। ये हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यता है। अगली बात जो विचारक कहते हैं कि व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण आवश्यक है। अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार के बंधन में बांध दिया जाएगा तो उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाएगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास के लिए जरूरी है व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। जब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो बिना किसी बाधा के उसका प्राकृतिक विकास होगा, और जब व्यक्ति का प्राकृतिक विकास होगा तो समाज का विकास होगा, तो फिर राज्य का विकास होगा। लेकिन व्यक्ति को अगर बंधनों में रखा जाएगा तो व्यक्ति का प्राकृतिक विकास, स्वाभाविक विकास नहीं हो पाएगा। हस्तक्षेपवादी राज्य के समर्थक विद्वान कहते हैं कि व्यक्ति का अगर हम संपूर्ण विकास चाहते हैं तो व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, उसको ऐसा वातावरण देना पड़ेगा जहां वह अपनी इच्छा से, अपनी पसंद के, अपनी क्षमता से कार्य कर सके। उसको बाध्य न होना पड़े कि तुमको यही कार्य करना पड़ेगा। जैसे ही बाध्य होना पड़ा वैसे ही उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। एक और बात जो बहुत व्यवहारिक है, बहुत मनोवैज्ञानिक है, कि जब व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, बिना किसी बंधन के कार्य करता है, अपनी पसंद का कार्य करता है, तो उसके श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। आखिरकार हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो। हम चाहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह पूर्ण समर्पण की भावना से कार्य करे, उस कार्य के साथ जुड़े वो। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपनी पसंद का कार्य करे। और अपनी पसंद का कार्य व्यक्ति कब करेगा? जब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। जब व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करेगा तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, 100% देगा उस कार्य को। उस कार्य में वो कोताही नहीं बरतेगा, कार्य से बचने का प्रयास नहीं करेगा, कार्य में आने वाली कठिनाइयों से घबराएगा नहीं, बल्कि कठिनाइयों का हल ढूंढने का प्रयास करेगा। अतः हस्तक्षेपवादी राज्य के विचारक ये मानते हैं कि व्यक्ति को उसकी पसंद का कार्य करने दो, रोको मत, उसको टोको मत, और अगर ऐसा होता रहता है तो व्यक्ति श्रेष्ठ परिणाम देगा और आखिरकार श्रेष्ठ परिणाम से व्यक्तित्व का विकास होगा। एक और बात जो हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताओं में जुड़ गई है वो ये स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा, अर्थात जो आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, यदि हम उसका उत्थान चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, तो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। क्यों? देखिए, अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर जुड़ी हुई रहती है। जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन तभी बढ़ता है जब मांग बढ़ती है और इससे मार्केट में कीमत निर्धारित होती है। मांग कब बढ़ेगी? जब प्रतिस्पर्धा होगी। एक उत्पादन मार्केट में है, उस उत्पादन से बेहतर उत्पादन की मांग हो, प्रतिस्पर्धा हो गई। एक व्यक्ति चाहता है, किसी भी प्रकार का उदाहरण ले लीजिए आप, इतनी कंपनीज आपके सामने हैं, आप पेन ही देख लीजिए, इतने प्रकार के पेन्स को आप काम में लेते हैं, तो आप देखिए, आप जाते हैं सेलो पेन दे दो, आप जाते हैं पेंटोनिक पेन दे दो, तो प्रतिस्पर्धा है। पेंटोनिक सोचेगा सेलो पेन ज्यादा क्यों बिक रहा है,
मुझे सेलो पेन की कुछ विशेषताओं को समझकर अपने पेन को उससे बेहतर बनाना है। आप टूथपेस्ट ही ले लो, कैलगोड था पता कैलगोड कोलगेट था, सॉरी कोलगेट था, पतंजलि आ गया, और भी बहुत सारे चलते हैं। तो प्रतिस्पर्धा का फायदा ये होता है कि एक तो लोगों को चुनाव के लिए स्वतंत्रता मिल जाती है कि बहुत सारा उत्पादन है, विकल्प है, बहुत सारे ब्रांड है, तो हम किसको चुने। दूसरी बात, जब व्यक्ति को अपने पसंद की चीज मिल जाती है तो उसकी ज्यादा कीमत देता है, और जब व्यक्ति ज्यादा कीमत में अपने पसंद की चीज लेता है तो आखिरकार राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो फिर इससे देश का विकास होता है। तो हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यता है कि अगर आर्थिक गतिविधियों में राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, किसी भी प्रकार के नियम ना लगाए, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा से व्यवसाय को होने दे, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा से उद्योग धंधों को चलने दे, तो ऐसे में राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी और आखिरकार देश का आर्थिक विकास होगा। तो इस प्रकार हस्तक्षेपवादी राज्य ने व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़कर राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पे जोर दिया और इस विचार को स्वीकार किया। 18वीं शताब्दी में हस्तक्षेपवादी राज्य का बहुत बोलबाला था। बहुत सारे विचारक थे, एडम स्मिथ है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया, और ये इतना महत्व दिया कि हस्तक्षेपवादी राज्य के विचार को स्वीकार किया गया और हमारे सामने एक नया सिद्धांत आया, हस्तक्षेपवादी राज्य। हस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में अगले कक्षाओं में हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी मान्यताओं के अलावा और इसके लक्षण क्या हैं, इसके पक्ष में विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ क्या है और इसकी मान्यताएं क्या हैं। जब हम हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ और मान्यताएं समझ लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को समझ लिया है।